बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं वो है एरर एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो बारी बारी हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा एरर को चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो ना फिजिक्स में, तो आपको इन दोनों टर्म्स का एरर और अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या है, क्योंकि मेजरमेंट्स के दौरान इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। खैर, वैसे तो ये लगता है कि एरर और अनसर्टेनिटी एक ही चीज़ है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों में फ़र्क होता है। एरर से क्या मुराद है? देखिए, फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हम मार्केट से कोई ऑब्जेक्ट खरीद कर आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने मार्केट से एक सपोज करें कि एक स्केल खरीदा। अब जब मैं ये एक स्केल या एक बार खरीद कर लेकर आया हूँ, ये किसी मटेरियल की हो सकती है। तो जब मैंने ये बार खरीदा, तो जो शॉपकीपर था, फॉर एग्जांपल उसने मुझे कहा कि इसकी इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। लेकिन जब मैंने इसको मेजर किया, तो देखा मैंने ये कि इसकी जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर फ़र्क है। इसके अंदर पूरा 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है। यानी इसकी जो मार्क्ड वैल्यू है वो और इसकी मेजर्ड वैल्यू जो कि 4 सेंटीमीटर आई, इन दोनों में फ़र्क है। तो ये जो फ़र्क आएगा ना मार्क्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, इस फ़र्क को एरर कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एरर क्या होता है। द डिफरेंस, ये असल में क्या होता है? डिफरेंस होता है द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू एंड मार्क्ड वैल्यू ऑन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मार्क्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को बच्चे हम एरर बोलेंगे। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू और मार्क्ड वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहेंगे। अच्छा, अब ये एरर हमारे पास कितनी टाइप का होता है? तो एरर की बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक जो एरर है उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर। दूसरी टाइप का एरर हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। और एक तीसरी टाइप का एरर भी है, और इसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। अब हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहले रैंडम एरर, फिर सिस्टमैटिक एरर, और फिर पर्सनल एरर। चलिए, अब हम इसको देखते हैं रैंडम एरर क्या होता है। तो तरतीब ये होगी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रैंडम एरर होता क्या है, मतलब इसको डिफाइन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसकी रीज़न क्या होती है, रैंडम एरर आता क्यों है। और फिर हम ये देखेंगे कि रैंडम एरर को ख़त्म कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है। तो ये 3 हेडिंग्स जो हैं हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि रैंडम एरर होता क्या है। रैंडम एरर, अब रैंडम से मुराद ये ले सकते हो कि कोई सा भी एरर। एरर
कोई सा भी से मुराद ये नहीं है कि मैं किसी टाइप के लिहाज से कह रहा हूँ। रैंडम से मुराद मैं कोई सा भी ये कह रहा हूँ कि मतलब इसकी कोई रीज़न हमारी समझ में नहीं होती। मतलब ये आता ही है। इससे आप मतलब कि ये है कि इसकी वजह का आपको नहीं पता होता कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है? और हर दफ़ा मेज़रमेंट में आता है और ये जब भी मेज़रमेंट में आता है, ये डिफरेंट तरीके से मेज़रमेंट को मतलब कि ख़राब करता है या आंसर जो है आपका डिफरेंट तरीके से डिफरेंट आता है। मीन्स आपने एक दफ़ा एक चीज़ की मेज़रमेंट ली, आपका फ़र्क 1 सेंटीमीटर का आ रहा था। दूसरी दफ़ा आपने उसकी मेज़रमेंट की, तो आपका फ़र्क जो था वो 1.5 सेंटीमीटर का आ गया। मतलब आपका आंसर हर दफ़ा डिफरेंट आएगा बाय द डिफरेंट फैक्टर। तो इसको हम रैंडम एरर कहेंगे। तो रैंडम एरर में क्या होता है कि एवरी टाइम जब भी जब भी ठीक है, एवरी टाइम द मेज़रमेंट जो हमारे पास मेज़रमेंट होती है, द मेज़रमेंट गिव्स वो हमें देखती है डिफरेंट रिजल्ट, डिफरेंट रिजल्ट। हर दफा मेजरमेंट का जो रिजल्ट है हमारा वो डिफरेंट आता है। तो ये हमारा रैंडम एरर है कि जब भी आप मेजरमेंट लोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा बाय द डिफरेंट फैक्टर। ये भी लिख सकते हो, गिव डिफरेंट रिजल्ट बाय डिफरेंट बाय डिफरेंट फैक्टर्स। सही हो गया। यानी हर दफा आपकी मेजरमेंट का रिजल्ट डिफरेंट आएगा और डिफरेंट फैक्टर से डिफरेंट आएगा। ओके, अच्छा अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या बनती है? तो देखो रैंडम एरर की वजह नहीं पता हमें। इट मे बी ड्यू टू सम अननोन काज। कोई भी इसकी रीजन हो सकती है, तो हमें इसकी रीजन नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें इट मे बी ड्यू टू सम unknown cause, unknown cause। इसकी कोई सी भी अननोन वजह हो सकती है। यार इसकी वजह का पता लगाना डिफिकल्ट होता है। तो रैंडम एरर को अब कम कैसे करना है? हाउ टू रिड्यूस? इसको कम कैसे करेंगे? कम करने का तरीका क्या है? देखें, इसको कम करने का तरीका ये होता है कि आप एक से ज्यादा मेजरमेंट्स लो और देन फिर आप क्या करो, उनका एवरेज ले लो। तो random error can be reduced by taking many measurements and then by taking their average value। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करना कैसे है? तो इट कैन बी रिड्यूस्ड। इसको आप रिड्यूस कर सकते हो कैसे भला? बाय टेकिंग बाय टेकिंग मैनी मेजरमेंट्स, मैनी मेजरमेंट्स। यानी इसको आप कम कर सकते हो बाय टेकिंग मैनी मेजरमेंट्स एंड by taking their average। और फिर आप उनका क्या करो, आप उनका फिर एवरेज ले लो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रैंडम एरर को रिड्यूस करते हैं। तो देखो मैंने ये कहा कि एरर क्या है, ये डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और मार्क्ड वैल्यू में। यानी जो वैल्यू उसके ऊपर रिटर्न होती है और जो आप मेजर करते हो उसमें जो फर्क आएगा उसको एरर बोलेंगे। तो एरर की टाइप्स कितनी हैं? 3। रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर। हम तीनों को बारी-बारी डिस्कस करेंगे। रैंडम एरर क्या है? हर दफा मेजरमेंट में डिफरेंट रिजल्ट आता है बाय द डिफरेंट फैक्टर और इसको रैंडम एरर कहते हैं। कम क्या इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कोई भी अननोन काज हो सकता है। और इसको कम कैसे करना है? इसको कम करने का तरीका है कि आप एक से ज्यादा मेजरमेंट्स लो और फिर आप उनका एवरेज ले लो।
तो ये था हमारे पास रैंडम एरर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सिस्टमैटिक एरर क्या है। तो अब हम सिस्टमैटिक एरर को देखते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? नाम से ही ज़ाहिर है कि ये किसी सिस्टमैटिक वे में होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट या आइडिया ये है कि हर दफ़ा आप जब भी मेजरमेंट लोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा बाय द सेम फैक्टर। मतलब आंसर आपका डिफरेंट आएगा और एक जैसे फैक्टर से डिफरेंट आएगा। मिसाल के तौर पे आप एक दफ़ा मेजरमेंट लेते हो, आपके आंसर में फ़र्क आता है 1 सेंटीमीटर का। आप दूसरी दफ़ा मेजरमेंट लेते हो, आंसर फिर भी 1 सेंटीमीटर का आता है। आप तीसरी दफ़ा किसी और चीज़ की मेजरमेंट लेते हो, फिर भी आंसर आपका 1 सेंटीमीटर ही आएगा। यानी हर दफ़ा आपका सेम जो डिवाइस के साथ या इंस्ट्रूमेंट के साथ जब भी आप मेजरमेंट लोगे, तो आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा और बाय द सेम फैक्टर डिफरेंट आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है। तो चलिए अब हम ज़रा इस पे बात करते हैं। हम देखते हैं कि सिस्टमैटिक एरर क्या होगा और फिर हम इसकी वजह जानेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमने इस सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे करना है। तो सिस्टमैटिक एरर को पहले डिफाइन करते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ एरर। ये एक ऐसा एरर है इन विच जिसमें के एवरी टाइम एवरी टाइम जब भी एवरी टाइम द मेजरमेंट जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं एवरी टाइम मेजरमेंट गिव्स जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो हमें देता है डिफरेंट रिजल्ट डिफरेंट रिजल्ट। हर दफा हमें जो रिजल्ट मिलता है वो डिफरेंट मिलता है बाय द सेम फैक्टर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दफा जो फर्क आता है ना वो सेम फैक्टर का आता है। ठीक है, हर दफा फर्क सेम फैक्टर का आएगा। मिसाल के तौर पे ये मैं मार्कर को अगर मेजर करूंगा उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो इसमें फर्ज करें अगर 1 सेंटीमीटर का फर्क आ गया, तो देन अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ को मेजर करूंगा उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उसमें अगेन 1 सेंटीमीटर का फर्क आएगा। मिसाल के तौर पे अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आएगा 4, और अगर इसकी लेंथ 10 है तो इसका रिजल्ट आएगा 9। यानी आंसर आपका सेम फैक्टर से कम आएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसकी वजह क्या होगी? वेरी सिंपल, सादा सी रीजन। आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे हो ना वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। उस इंस्ट्रूमेंट में ही 1 सेंटीमीटर का फर्क है। ठीक है, तो इसका काज क्या हो सकता है? इसका काज होता है बच्चे फॉल्टी ऑपरेटर्स। फॉल्टी ऑपरेटर्स, आपका जो ऑपरेटर्स है ना वो खराब है। ठीक है, या इसकी दूसरी रीजन ये भी होती है कि पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पुअर कैलिब्रेशन से मुराद है कि उसके ऊपर जो मार्किंग्स है ना वो ठीक तरीके से नहीं हुई, तो वो भी इसकी एक वजह बन जाती है। तो इसकी दूसरी रीजन होती है पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी पुअर कैलिब्रेशन हुई है, वो उसके ऊपर गैप्स जो हैं, उसके ऊपर जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं वो ठीक नहीं लिखी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी दूसरी रीजन है। अब देखते हैं कि हमने इसको रिड्यूस करना कैसे है। ठीक है, तो हाउ टू रिड्यूस, हमने इसको कैसे कम करना है। अब देखें इसके कम करने का तरीका क्या है। पहला तरीका है कि आप इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर दो। ठीक है, मतलब जो आला आपका खराब है आप उसकी जगह पे एक अच्छा आला ले आओ। तो इसको कम करने का तरीका क्या है? पहले नंबर पे
तो आप इसका तरीका ये है बाय रिप्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट, रिप्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट, आप इंस्ट्रूमेंट को ही रिप्लेस कर, ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले। और दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर रहे ना, तो फिर आप वहां पे करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर दें। अब करेक्शन फैक्टर क्या है कि मसलन जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी उसमें 1 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है, तो आप उसको नोट कर लें कि भाई 1 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है, कम आ रही है मेरी मेजरमेंट बाय द 1 सेंटीमीटर। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आप अब आपको तो पता है कि उसमें 1 सेंटीमीटर कम आ रहा है, तो आप फाइनल रिजल्ट में 1 सेंटीमीटर ऐड कर दें। या दूसरा ये है कि अगर आपका 1 सेंटीमीटर आंसर बड़ा आ रहा है, तो आप अब इसको इस चीज को माइंड में रखो कि 1 सेंटीमीटर आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा आप उसमें से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देना। तो इस तरीके को कहते हैं करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना, यानी जो भी मसला है या एरर है उसको माइंड में रखते हैं और एट द एंड हम उस वैल्यू को या तो ऐड कर देते हैं या फिर उसको माइनस कर देते हैं। तो इसका तरीका है बाय रिप्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट, आप या तो इंस्ट्रूमेंट को बदल दो या फिर ये कर लो आपके आप करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर दो। तो बाय अप्लाइंग, या आप अप्लाई कर दो बाय अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर, आप इस पे ना करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर दो। तो ये दूसरा तरीका है। अच्छा, करेक्शन फैक्टर जो है आप अपनी डेली लाइफ में हर वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हो, बट हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली में हम करेक्शन फैक्टर जो है अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ज़रा देखिएगा ध्यान से। बच्चे, आपके ख्याल में एक साल कितने डेज का होता है, कितने टाइम का होता है? तो जी हाँ, मुझे पता है आप सबके माइंड में एक ही बात आई होगी कि एक साल जो होता है ना हमारे पास, वो 365 डेज का होता है। तो ठीक है, एक साल जो है हम यही पढ़ते आए कितने टाइम का है, 365 डेज का होता है। बट बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि एक साल जो है ये 365 डेज और इसमें साथ में होते हैं 6 आवर्स, ठीक है, साथ में 6 घंटे भी होते हैं। तो 365 डेज और 6 घंटों को मिलाकर फिर एक साल बनता है। लेकिन जब भी हम साल के डेज को मेजर करते हैं ना, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये 365 डेज हैं, हम 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं, बट एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग दैम, एंड आफ्टर दैट हम उसके अंदर इसको एज ए करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर देंगे। तो देखें, अब तरीका ये होता है कि एक साल अगर 365 डेज का है, तो दूसरा साल जो होगा वो कितने डेज का होगा? भाई सिंपल सी बात, वो भी 365 डेज का ही हम लेंगे। लेकिन होगा क्या कि अब हमारे पास जो साथ में घंटे बन जाएंगे ना, तो 6 आवर्स इस साल के भी मिलके तो कितने हो जाएंगे, 12 आवर बन जाएंगे। फिर जो तीसरा साल आएगा, तो थर्ड ईयर के अंदर क्या होगा, हमारे पास फिर 365 डेज होंगे, लेकिन अब की दफा हमारे पास घंटे कितने हो जाएंगे, तो 6 अगेन ऐड करेंगे, 9 ये हो जाएगा 12, और 12 में हम जब 6 और जमा करेंगे तो अब 18 आवर हो जाएंगे। लेकिन जो चौथा साल है बच्चे, जब चौथे साल की बारी आएगी तो उसमें अब हम 365 डेज करेंगे, लेकिन अब 18 के अंदर जब हम 6 आवर को जमा करेंगे ना, तो वो बन जाएगा हमारे पास 24 आवर, और 24 आवर का तो बच्चे एक डे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चौथे साल में ये जो 24 घंटे मिलकर करेक्शन फैक्टर जो आपने अप्लाई की, इससे जो हमारे पास 1 डे हुआ, वो चौथे साल उस साल के डेज में ऐड हो जाएगा। यानी उस चौथे साल में हमारे पास साल के अंदर दिन कितने होंगे, 366 डेज होंगे। और वो जो एक एक्स्ट्रा डे है वो कहाँ ऐड होगा बच्चे, वो उस साल फरवरी के अंदर ऐड हो जाता है, और उस साल में फरवरी के अंदर हमारे पास 28 डेज की बजाय 29 डेज होते हैं। और हम इस तरह के साल को कहते हैं कि ये हमारे पास
लीप ईयर है, तो ऐसे साल को हम लीप ईयर कहते हैं। तो ये करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको सिस्टमैटिक एरर की तो बहुत अच्छे से अब समझ आ गई होगी। अब सिस्टमैटिक एरर के बाद हमारे पास एक एरर है पर्सनल एरर। अब हम उसको देखते हैं कि पर्सनल एरर क्या होता है और उसकी रीज़न क्या है और पर्सनल एरर को हमने कम कैसे करना है। वैसे पर्सनल एरर को अगर हम पढ़ते हैं, इसका नाम ही जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये आ जाता है कि अच्छा ये यकीनी तौर पे किसी ऐसे शख्स की वजह से होगा, किसी पर्सन की वजह से होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, पर्सनल एरर। तो चलिए थर्ड टाइप ऑफ एरर को डिस्कस करते हैं विच इज पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर क्या होता है, देखें ये इस टाइप का एरर है जो जिसमें एरर की वजह जो है वो शख्स है जो के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इट्स काइंड ऑफ एरर विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पर्सनल एरर होता है ड्यू टू पर्सन। कौन से पर्सन, हु इज हु इज परफॉर्मिंग who is performing the experiment। अब जो शख्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से जो एरर आएगा ना उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर। ठीक है, अब बच्चे पर्सनल एरर की वजह क्या होती है, इसका काज क्या है, क्या रीजन है पर्सनल एरर की। तो देखें इसकी एरर, इस एरर की वजह जाहिर सी बात है उस पर्सन की निगलिजेंस या लापरवाही है या उसकी नातजुर्बाकारी है। तो इसकी रीजन है क्या भला, इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, उस बंदे की नातजुर्बाकारी भी एक वजह है। दूसरा इसका रीजन क्या बनता है, दूसरा इसका रीजन बनता है नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन, लापरवाही कह सकते हो, नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन के बंदे की खुद की उसकी लापरवाही भी इसकी एक वजह बन सकती है। तो इसको रिड्यूस कैसे करना है, तो हाउ टू रिड्यूस, सो वेरी सिंपल। मेरे ख्याल में सबको इसको कम करने का तरीका पता होगा। क्या, भाई सिंपल सी बात है कि जब वो शख्स जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जब वो प्रॉपर केयर करेगा या एक्सपीरियंस गेन करने के बाद एक्सपेरिमेंट करेगा तो फिर हम इस एरर को कम कर सकते हैं। तो इस एरर को रिड्यूस किया जा सकता है बाय taking extra care and after performing the experiment after gaining the experience to perform that experiment। ठीक है, तो आप पहले उसका तजर्बा ले लें कि हमने एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लें तो फिर जो है इस एरर को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कम करने का तरीका क्या है, बाय प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। तो इसको कम करने का तरीका ये है कि आप प्रॉपर केयर करो और अटेंशन के साथ अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो फिर आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थे बच्चे हमारे पास 3 टाइप के एरर। ठीक है, जिनको हमने देखा एंड आई होप कि आपको ये सब जो है अच्छे से अब याद हो जाएंगे। इनको पढ़िएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंसेप्चुअल बातें इसमें नहीं है। बस ये कि इन चीज़ों को आपने ना अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर्स के अंदर के एरर क्या होते हैं, उसकी टाइप्स। सिस्टमैटिक और रैंडम एरर तो आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चे यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर की जिसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी, खैर इसको अगर आप बाय वर्ड
या इसका लफ्ज़ी मतलब अगर आप देखो तो अनसर्टेनिटी से मुराद गैर यकीनियत ही है। तो इसको गैर यकीनियत कह सकते हैं हम। देखें, पहले अगर हम इसको एरर के साथ कंपैरिज़न करके पढ़ें तो काफ़ी हद तक हमें यूँ ही लगता है कि अनसर्टेनिटी जो है और एरर जो है ये तकरीबन एक ही चीज़ है। बट देखो, अनसर्टेनिटी और एरर में फ़र्क है। फिज़िक्स कहती है इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? एरर तो ये था ना कि डिफरेंस जो था मेजर्ड और मार्क वैल्यू के बीच में, उसको एरर कहा था आपने। जो अनसर्टेनिटी होता है ना, ये अनअवॉइडेबल एरर होता है। मतलब ये किसी भी मेजरमेंट का बच्चे ऐसा एरर होता है कि आप इससे अवॉइड नहीं कर सकते। ये अगर आना है तो इसने आ ही जाना है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप यूं इसको सिंपल यूं डिफाइन कर सकते हो कि द अनअवॉइडेबल एरर, अनअवॉइडेबल एरर, जो अनअवॉइडेबल एरर होता है इन एनी मेजरमेंट, इन एनी मेजरमेंट, बच्चे इसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। तो अनअवॉइडेबल एरर को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है? अनसर्टेनिटी आती ही क्यों है? देखें, इसकी रीजन ऐसी होती हैं जिनसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब वो आ जाती हैं। मसलन इसमें एक पहली रीजन क्या है? इसमें ये कह सकते हो नेचुरल वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसको आप मेजर कर रहे हो उसी के अंदर बच्चे नेचुरल वेरिएशन आ गई। तो आप उसकी नेचुरल वेरिएशन को कैसे खत्म करेंगे? मिसाल के तौर पे बर्फ है, आइस क्यूब है, अब उसने पिघलना ही पिघलना है। अब वो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है कि आइस मेल्ट करती है। तो मतलब अब आप अगर उसका वॉल्यूम मेजर करना चाहो, अगर आप उसको थोड़ा मतलब रख दो ऐसे ही एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट होगी और उसके वॉल्यूम में डेफिनेटली फ़र्क आ जाएगा। तो मीन्स ये नेचुरल वेरिएशन है। इसी तरह चाय का कप है, चाय गर्म होती है, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद मेजर करते हो तो डेफिनेटली वो तो ठंडी होनी है। तो मीन्स के जो नेचुरल वेरिएशंस है ना, आप उनसे डिनाई नहीं कर सकते और ये एरर आ जाता है। तो ये एक पहली रीज़न इसकी हो सकती है। अच्छा, अब इसकी दूसरी रीज़न क्या है? अब इसमें दूसरी रीज़न ये होती है कि जो ना हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं ना, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि उन लिमिट्स से ज़्यादा आप उस एरर से मेजरमेंट नहीं कर सकते, या उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी मेजरमेंट की। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी की वजह बन जाते हैं। तो इसकी दूसरी रीज़न जो होती है वो है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। और नंबर 3 पे बच्चे यहाँ पे जो इसकी रीज़न है अनसर्टेनिटी की, वो ये है कि जो पर्सन, देखें, जो पर्सन काम कर रहा है ना, उसकी सेंसेस के अंदर कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है। जैसे किसी शख्स को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। अब वो अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो फिर वो कभी भी जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के कलर्स को प्रॉपरली, हर कलर को अच्छे से एग्जामिन या उनमें फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी रीज़न बन सकती है। और रीज़न क्या है कि इम्परफेक्शन ऑफ पर्सनल सेंसेस, इम्परफेक्शन ऑफ पर्सनल पर्सनल सेंसेस। तो ये इसकी तीसरी रीजन बनती है। देखें बच्चे, ये कुछ ऐसे काज थे कि जिनसे बचना नामुमकिन सी बात है, ये आ जाते हैं और यही अनसर्टेनिटी की वजह बनते हैं। बच्चे, अनसर्टेनिटी की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एक को कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो इसकी टाइप्स दो हैं। एक होता है हमारे पास परसेंटेज परसेंटेज अनसर्टेनिटी,
अनसर्टेनिटी, और दूसरी इसकी रीज़न होती है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो ये दो रीजंस हैं हमारे पास अनसर्टेनिटी की, सॉरी इसकी टाइप्स हैं, और इन दोनों टाइप्स को हम प्रॉपरली अगले लेक्चर में समझेंगे, जिसका नाम है एरर, सॉरी प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में किसी किस्म का कोई डाउट हो, देन आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट बेटे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आप हमेशा ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।